मैडम प्रणाम। तो हम लोगों ने कल की कक्षाओं में पढ़ा था कि स्त्री प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, स्त्री प्रत्यय का अधिकार पढ़ा था और उसके पश्चात हमने पढ़ा कि टाप विधायक नीप विधायक सूत्र के हमने 2 सूत्र पढ़े। आज की कक्षा में हम पहले तो आप लोगों का स्वागत करके और संयोजक महोदय का भी स्वागत करते हुए कक्षा का अब प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर लें। हाँ, तो हमने कल नीप विधायक सूत्र, नीप प्रत्यय विधायक सूत्र, कितने सूत्र पढ़े थे अभी तक में हम लोगों ने? क्या 2 सूत्र पढ़े हैं, है ना? नीप विधायक सूत्र कितने सूत्र पढ़े हैं? आप लोगों ने कितने सूत्र पढ़े हैं नीप विधायक? 2 सूत्र पढ़े हैं। टाप विधायक सूत्र कितने पढ़े? 2 कौन कौन से? टाप विधायक 2 सूत्र, अजाद्यष्टाप टाप और टाप ऋचि। हाँ, अजाद्यष्टाप पढ़ा और टाप ऋचि पढ़ा। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोगों ने डाप भी पढ़ा था, डाप भाभ्यम अन्य तरस्याम से थोड़ा सा। और ती प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा पढ़ा? यूनस्ती पढ़ा था, बिल्कुल सही। और चाप विधायक सूत्र? यंग चाप और एक और सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, आवट्याच। ठीक है, यंगंत और आवट के शब्द को चाप प्रत्यय होता है। इस प्रकार से हमने इतना पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है ना? आज हम लोग अब नीप प्रत्यय विधायक सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। नीप में क्या क्या संज्ञक होगा? क्या बचेगा नीप में? ई बचेगा। न की किससे संज्ञा होगी? प की संज्ञा होगी। किससे? किस सूत्र से दिवेश? प की हलंत्यम से। और न की किससे होगी हिमांशु? लशक्व तद्धिते से। हाँ, लशक्व तद्धिते से न की इत संज्ञा हो जाती है और प की हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो बचता केवल हमारे पास ई है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यदि हम अब कुछ भी करेंगे तो उसमें ई ही बचेगा। नीप विधायक सूत्र भी हम लोगों ने कल केवल 2 ही सूत्र पढ़ा है, यद्यपि भी बहुत सारे सूत्र हैं। तो उस 2 सूत्रों में से हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऋण नेभ्यो नीप सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कल? ऋण नेभ्यो गीप। हाँ, ऋण नेभ्यो नीप। हाँ, ऋण नेभ्यो नीप का उदाहरण ऋण नेभ्यो नीप का उदाहरण वक्त्री। क्या? वक्त्री। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और नांत का उदाहरण दीजिए। धानिनी, गुणिनी। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने ऋण नेभ्यो नीप पढ़ा था। उगितश्च सूत्र भी पढ़ा था। उगितश्च में क्या पढ़ा हमने? गीतश्च में मैम ये क्या बोलते हैं? उगतश्च में पचंती रूप बना था सर, पचती। हाँ, पचंती बना था और भवती भवंती आदि रूप बने थे। ठीक है ना? क्षत्रिय प्रत्यय करने पर। क्लियर है? एक बार पचंती कैसे बनेगा थोड़ा बता दीजिए, कल नहीं उतना अच्छा समझ पाए। हाँ, ठीक है, बताते हैं। आप में से कोई और बताएगा बच्चा?
जो पचंती जी बता दे। जी, हाँ बताओ। पच रहेगा मैम, हाँ डुपचश धातु है, हाँ पच रहेगा, फिर वितश्च से गीप हो जाएगा, फिर नुम होगा, फिर पचंती बन अरे जाएगा। अभी होगी तष्ट से नीट कैसे हो जाएगा? पहले कोई और प्रत्यय भी करोगे ना। पच धातु से कौन सा प्रत्यय करोगे? क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे। क्षत्रिय में क्या बचेगा? क्षत्रिय में बचेगा पचा हो जाएगा। क्या बचता है क्षत्रिय में दिवेश? ई। अत बचता है। क्या बचेगा? क्षत्रिय। अत अत बचेगा। किस किस की इत संज्ञा हुई? इसका मतलब किस किस का आपने लोप किया क्षत्रिय में? श का, श का और र का। री का। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? श का लोप हुआ है और री का लोप हुआ है। री का कौन सा सूत्र से आपने लोप किया? हलंत्य। नहीं, हलंतिम है क्या? अंतिम में हल है क्या? री नहीं 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 नहीं, इससे नहीं हुआ। तो अरे वो क्या? उपदेश जनुनासिक इत। बिल्कुल सही दिवेश। ठीक है, उपदेशे जनुनासिक इत से ही इत संज्ञा होती है और तत्सी लोप से लोप होता है। और श की किससे इत संज्ञा की आपने? शक्व तद्धितेषु। तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में श का लोप हो जाता है। बच्चा हमारे पास अत। समझ में आ गई कि नहीं? अत बचा। जी आपने देखा कि हमने क्षत्रिय में री की इत संज्ञा की थी। जो क्षत्रिय प्रत्यय किया है उसमें हमने किसकी इत संज्ञा की है? री की। री की इत संज्ञा की है, इसीलिए इसको हम उगित कहेंगे। री जो है उक में आ रहा है, उक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार में री वर्ण भी आता है। ऊ रील री, उक प्रत्याहार में ऊ रील री होता है ना, इसमें से री वर्ण जो है उसकी गणना भी उक प्रत्याहार में की जा रही है। तो उक इत हो जिसमें, ठीक है, तो ऐसा ही प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय जिसमें हम री की इत संज्ञा करते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए क्षत्रिय प्रत्यय करने पर जो भी बनेगा उसको हम उगित कहेंगे। तो पचत शब्द में क्या हुआ? अब उगित हुआ। उगित होने के कारण इसमें क्या लगना चाहिए? अब नीप प्रत्यय नीप होगा। प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? एक जी जब हम पच और अत बचा था हमारे पास में जिस अवस्था में, फिर से देखिएगा धातु क्या थी हमारे पास? पच धातु। और प्रत्यय क्या था? हम क्या प्रत्यय कर रहे थे? क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय। अत बचता है ना इसमें से हमारे पास। जी हाँ तो श की इत संज्ञा जाने के कारण ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है यह सार्वधातुक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है ये? सार्वधातुक प्रत्यय। हाँ, सार्वधातुक प्रत्यय है। कौन सा सूत्र सार्वधातुक संज्ञा करता है? किंचित किंचित सार्वधातुकम। बिल्कुल सही, तिंग क्षित सार्वधातुकम। जहाँ पे तिंग प्रत्यय हो या तो श की इत संज्ञा जा रही हो, कोई ऐसा प्रत्यय हो, तो उन दोनों की ही सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से सार्वधातुक संज्ञा आपकी हो जाती है। क्लियर? हाँ, सार्वधातुक संज्ञा आपको क्लियर हुई? जी, या तो तिंग प्रत्यय होगा या हाँ। तो शकार की संज्ञा हुई हो। हाँ, तो एक सूत्र है कर्तरी शब्द। कौन सा सूत्र है? कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द। हाँ, सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर कर्ता सब अर्थ में प्रत्यय। शप विकरण आता है, शप होता है। ठीक है, तो पच में हम शप लेकर आते हैं और क्षत्रिय रहा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ मैम। जी ये देखिए, पच धातु है, ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय हम लेकर आ रहे हैं। मैम कहाँ से लाएंगे, कौन से सूत्र से? लटह क्षत्रिय शानचा सप्तरी सानच गानच। हाँ हाँ है ना? ठीक ठीक। तो यहाँ पे श की इत संज्ञा जा रही है
और री की इत संज्ञा जाती है उपदेश से जन्मनासिक कित से, आप लोगों ने बताया खुद ही। ठीक है, बचा हमारे पास पच और अत। क्या बच रहा है? पच और अत। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, हमने स की इत संज्ञा की थी ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सार्वधातुक प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, कौन सा प्रत्यय हुआ ये? सार्वधातुक प्रत्यय। सार्वधातुक प्रत्यय। सार्वधातुक प्रत्यय होने के कारण एक सूत्र है कर्तरी शप। सार्वधातुक परे प्रत्यय परे रहने पर कर्ता में शप प्रत्यय होता है, यानी कि हम इस पच के और अत के बीच में शप लेकर आएंगे। ठीक है, पच, शप में अ बचेगा और अत। इस शप में आप खुद बताइए क्या बचेगा? आकार। श की किससे इत संज्ञा की? और प की? पाकी बिल्कुल सही, हलंत्यम सूत्र से हमने इत संज्ञा की। अब बचा हमारे पास अ। ठीक है, ये रहा हमारा अ बन गया। ठीक है, अब इसको जोड़कर लिखते हैं हम पच और अत। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब एक सूत्र है अतो गुणे, यहाँ पे अ के बाद ये अ ही है, तो अदंत अंग को गुण का मतलब हुआ अदेंग गुणः। गुण का मतलब अदेंग गुणः, मतलब अतेंग गुण से आप गुण। आ ए ओ इतने ही वर्ण को हम गुण कहते हैं। ये परे यानी कि अ के बाद यदि गुण पर में है तो पररूप हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुई? तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब हमारे पास पचत बन जाएगा। क्लियर हुई बात? यहाँ तक आपको ये समझ में आया? यहाँ से समझने की बात है अब। ठीक है, इधर से अब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बीच में शब्द प्रत्यय लेकर आए थे। ये देखिए, कर्तरी शब्द से हम शब्द लेकर आए थे ना? यस मैम। तो शप प्रत्यय लेकर आने के कारण इसमें एक सूत्र है शप च्यनोर नित्यम। शप च्यनोर नित्यम, ये क्या कह रहा है? शप और शन परे रहने पर बीच में नुम का आगम होता है। शप और शन को नुम का आगम होता है। नुम जो है, नुम क्या है? मैंने आपको परिभाषा प्रकरण पढ़ाते समय बताया था कि नुम में किसकी संज्ञा जा रही है? नुम में किसकी संज्ञा जाएगी? उद और म की। उदित उकार की। ऊ की और म की। म की संज्ञा जाने के कारण ये हुआ मुक्त। ये कहाँ लगेगा? मिल जो अंत्यात पर अंतिम अच से पर में लगेगा। यहाँ पे पचत में अंतिम अच कहाँ है? चकार। चकारोत्तरवर्ती आकार में अ जो है, तो उसके बीच में ये नुम लग जाता है। पचन, न में केवल न बचता है तो पचंत बन गया। क्लियर है यहाँ तक बात? यस मैम। ठीक है, इससे अब नीप प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर? नीप प्रत्यय होगा तो अब आप बना लेंगे पचंती। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। दिवेश, जी बात क्लियर हुई? जी ठीक है, यहाँ नुम करने वाले दो सूत्र हैं, एक आछी नद्योर नुम है और एक शपशिनोर नित्यम है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर यही बता रही थी, भवती और पचंती में जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, मेरा ये बताना था यदि आप क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पे शप होगा। क्लियर है? यदि आप यहाँ पे क्षत्रिय करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सब शप होगा।
ठीक है, और अगर शप होगा तो वहां पर आपको नुम करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी मैम। तो इसीलिए हम जो आपको भवती जो बना है, आपके जो वितष्ट सूत्र में जो उदाहरण दिया गया है हम लोगों को भवती का, वो भवतु शब्द का है, क्षत्रिय प्रत्यय का नहीं है। यदि क्षत्रिय प्रत्यय का होता तो उसमें नुम करना होता, ये बता रही थी कल मैं। क्लियर हुई जी बात? मैम। ठीक है। और यदि आप भवतु शब्द लेंगे तो उससे तो नीव प्रत्यय करके आप सीधा भवती बना लेंगे। ठीक है, जो भवती, भवत्यो, भवत्या आप वाला जो भवती शब्द है वो किससे बनता है? भवतु शब्द से नीव प्रत्यय करते हैं। भवतु ठीक है? शब्द में जो उकार है मैम वही उदित है। क्या? भवतु में जो उकार है वही उगित है, और उगित होकर ही यहाँ पे भवंती बनेगा। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? भवतु में जो उकार है वो उगित है, उस प्रातिपदिक को देख करके हम नीव प्रत्यय कर देते हैं। और जो भवंती बनता वहां पर ये है कि वहां पे क्षत्रिय प्रत्यय उदित है। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद ऐसा होता है। दिवेश झा आपके ही प्रश्न का उत्तर दिया है और आप ही गायब हो गए। ठीक है, चलो। तो अब हम यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? जी जी मैम। उगितष्ट पूरा समझ में आया? आया। अंशु धातु की बात समझ में आई? मैम अंशु वाली थोड़ी समझ में नहीं आई बाकी। अच्छा ठीक है, उसको मैं समझाती हूँ। देखिए, जी जी। जब हम महाभाष्य पढ़ते हैं, महाभाष्य में, ठीक है, और वैसे भी सूत्र में एक सूत्र है आपका उगिदचाम सर्वनाम स्थाने चा धातु। जी है मैम। है ना? तो यहाँ पे क्या है, उगित का मतलब उक है इत जिसमें। जी बताता है कि अंचो धातु, अचाम का मतलब क्या है? यहाँ पर अजंत धातु नहीं है, अचाम का मतलब क्या है? अच्छा है अंत में इसके। नहीं, अचाम का अचांग। मतलब है अंचु। अंशु अंचु धातु को, ठीक है, नुम हो। ठीक है, ऐसा करके ये बताता है, नुम करता है। तो यहाँ पर हमारा मेन जो मेरा मेन प्रयोजन है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये बता रहे हैं अंचु धातु, उगित वाली अंचु धातु। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि आपने अचाम कहा है, मतलब यदि आप अंचु कह रहे हो तो उसमें तो उगित अपने आप ही उसके अंदर है ही। समझ में आई कि नहीं? जी मैम आया। तो आपने उगित अलग से क्यों कहा? हाँ मैम, जैसे अंशु धातु में उकार है तो यदि उगित है ही। या तो आप अंशु धातु कहिए या तो आप उगित कहिए, तो आपने उगित क्यों कहा? तो वहां पर ये बात बताया जाता है कि यदि उगित जो वर्ण है, उगित वर्ण आपका व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि यदि धातु कहीं पे भी उगित करके धातु के बारे में बताया जाएगा, यदि उगित शब्द कहकर धातु के बारे में बताया जाए तो हमें वहां पे अंशु धातु ही लेना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? यदि आपको सूत्र में कहीं उगित शब्द दिखाई देगा और वह धातु का विशेषण होकर बैठेगा तो वहां पर उगित का मतलब क्या है? कैसी धातु? अंशु धातु। अंशु धातु, उसको छोड़कर और कोई धातु नहीं। जी समझ में आ गई कि नहीं? यदि उगित धातु को कुछ होगा तो वह केवल अंशु धातु को ही होगा, उसके अलावा वस्तु तंतु आदि धातुओं को नहीं होगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात? समझ में आई? सभी को स्पष्ट हुई मेरी बात? क्या मैंने बताया? मैम इसमें ये तात्पर्य है,
इसका ये है कि मैम अंचु जो इसमें कहा है उसका मतलब ये है, यदि हम अंचु नहीं कहते तो वंचु संचु आदि उदितों में भी इसका प्रयोग होने लगता, वहां ना हो इसलिए अंचु कहा है। हाँ, मतलब यहाँ पर ये वहां पे व्यर्थ पढ़ करके केवल आप इतना समझिए ज्ञापन कि करा। जैसे आप इको गुण वृत्ति में लगाते हैं ना, कि जब भी गुण और वृत्ति कहा जाए तो एक पद ही आएगा, वैसे ही आप हमेशा ये समझिए जब भी उगित सूत्र में कहीं पे भी आप उगित पढ़ लें और वह किसी का विशेषण होके बैठेगा, धातु का विशेषण, तो हमेशा इसका मतलब कौन सी धातु है? इसका अंचु। मतलब अंचु धातु ही है। क्लियर हुई बात? और कोई धातु नहीं लेनी है, अंचु धातु ही लेनी है। उगित का मतलब अंचु धातु। क्लियर हुई? हाँ। यदि उगित धातु को कुछ होगा तो कौन सी धातु को होगा? अंचु। अंचु धातु को होगा। क्लियर अंचु हुई? धातु। हाँ, अंचु धातु होगा। यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बात? जी मैम। राममणि पाठक की समझ में आ रहा है? जी जी। यदि उगित कार्य होगा तो कौन सी धातु को होगा? अंचु धातु। हाँ, अंचु धातु को होगा। बिल्कुल सही। जी मैडम। ठीक है जी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यदि हमने उखास रत लिया या पर्णत ध्वत लिया तो ध्वत में ध्वंसु धातु थी, उखास रत में स्रंसु धातु थी, लेकिन स्रंसु धातु में हमने नीप नहीं किया। अंचु को क्या? वसु श्रमसु धमसु ये जो, हाँ, इनके अंतिम को द होता है तो वसु श्रंसु अनडुहाम दह, इस सूत्र के कारण यहाँ पे द दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुई? तो ये केवल अंचु धातु को ही होगा। इधर से समझ में आ गई? प्राची में जैसे हम देख सकते हैं तो अंचु धातु है, अंचु के चकार उकार की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और अनिदिताम फल उपधाया नीति सूत्र से न का लोप हो जाता है। ठीक है, तो बनता है हमारे पास प्राच, और प्राच में नी प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा प्राची। क्लियर हुई बात? प्राची कैसे बनेगा समझ में आई? नहीं मैम, एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या नहीं कि हाँ, जब प्राची कैसे बनेगा समझ में आया आप लोगों को? हाँ मैम, जब प्राची बोलेंगे, आप सभी के सभी बच्चे अपने माइक को ऑन न करके रखें, सभी के सभी माइक को बंद कर दें। अभी भी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जब कुछ पूछना हो तो फिर माइक को ऑन करें, इससे क्या है मुझे भी डिस्टरबेंस हो रही है और बच्चों को भी डिस्टरबेंस हो रही होगी। ठीक है, तो मेरी बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। माया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अगला सूत्र, अभी तक हमने ङीप प्रत्यय विधायक 2 सूत्र पढ़े थे, ऋन्नेभ्यो ङीप और उगितश्च। ठीक है, अब हम तीसरे सूत्र पे चलते हैं, वनोरच। वनोरच सूत्र क्या है? बनोरच। बताइए। बनोरच। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये रहा। ठीक है, कितने पद हैं इसमें? 3 पद। 3 पद हैं, कौन कौन से? बनः, र और च। बिल्कुल सही है, वनः, र और च। ठीक है, तो वनः में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी विभक्ति है। और मैंने कल भी बताया था इस सूत्र में किस किस की अनुवृत्ति आएगी? हाँ, ज्ञा प्रातिपदिकात से कौन से शब्द की अनुवृत्ति आती है?
प्रातिपदिकात की आएगी मैम, प्रातिपदिकात प्रातिपदिक की आएगी प्रातिपदिकात की आती है। जी। उसके बाद स्त्रियाम की स्त्रियाम। आती है स्त्रियाम। जी। और नीत की आती है। उगितश्च काला अक्षर देखिए, इससे पहले वनोरच से पहले कितने काले अक्षर दिख रहे हैं? प्रातिपदिकात, स्त्रियाम और नीत। क्लियर हुई बात? जी। तो ये बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वनः प्रातिपदिकात स्त्रियाम नीत र च। च का मतलब क्या हुआ? नीप भी होता है और र भी होता है। ठीक है, र जो है इसमें आप देखेंगे कि र में ये प्रथमांत पद है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो? र जो है यह असल में रह है। र का मतलब क्या है यहाँ पे? रह है। ये लुप्त, हाँ, लेकिन सु का क्या कर दिया गया है यहाँ पर? लोप इसलिए किया गया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जो इसको पढ़ रहे हैं व्याकरण उनको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए सु का लोप कर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ पे रह बोला जाता तो आपको दोष्टनाष्ट सूत्र के द्वारा यहाँ पे श भी लगाना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप र लगाते तो यहाँ पे श भी तो लगाते। वो श नहीं लगाना पड़े, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो आपको आदेश में कहीं दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मात्र र बोला गया है। ठीक है, तो क्या अब क्या अर्थ बनेगा? वनः प्रातिपदिकात स्त्रियाम नीप र च। क्लियर हो गई बात? मेरी बात क्लियर हुई? जी मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा वन शब्द है। वन शब्द में अभी दिवेश ने बताया था कि पंचमी विभक्ति है। ठीक है, और इसमें हमने ये भी बात क्लियर की थी कि इसमें अनुवृत्ति आ रही है यहाँ प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात शब्द। मैम क्या होगा? बना प्रातिपदिकात स्त्रियाम। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें पुनः विशेषी विशेषण बन रहा है कि नहीं? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ऋन्नेभ्यो ङीप बताते समय कि आपको हमेशा देखना है कि विशेषी विशेषण सूत्र में बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे बन रहा है, पंचमी विभक्ति हो करके वह प्रातिपदिकात का विशेषण बन रहा है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, तो अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? वनंतात प्रातिपदिकात एक जोड़ना अर्थ पड़ेगा जी। ठीक है, अब एक और सूत्र है, येन विधिस् तदन्तस्य, जिससे विधि होती है, क्योंकि ये वन है यह प्रत्यय की बात की जा रही है। अभी तक जो आपने पढ़ा था ऋदंत शब्द कहा था हमने, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दो परिभाषाएं एक साथ आती हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं? तो एक आती है कि प्रत्यय ग्रहणः यस्मात् स वीतस्तदादेश तदन्तस्य, और दूसरी परिभाषा आती है येन विधिस् तदन्तस्य, यानी कि हाँ, प्रत्यय जिससे प्रत्यय का विधान जिससे हो वह पूरा का पूरा शब्द प्रकृति और प्रत्यय मिलके अंतिम में हो जिसके, इससे अर्थ बनेगा वनंतांतात। येन विधिस् तदन्तस्य सूत्र के द्वारा होगा कि जो विधि होती है वो है अंतिम में जिसकी, तो ऐसा अर्थ करने पर आपका बनेगा वनंतात। समझ में आई कि नहीं? दो अर्थ बन रहा है, एक अर्थ बन रहा है वनंतांतात और दूसरा अर्थ बन रहा है वनंतात। समझ में आई कि नहीं? वनंतांतात, वन है अंतिम में जिसके ऐसा जो शब्द, और वो है अंतिम में जिसके ऐसे को हम कहेंगे वनंतांत, वनंतांत।
ठीक है, वनंत है अंतिम में जिसके और वो है अंतिम में जिसके। क्लियर हुई मेरी बात? मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों जी को? जी वनंत जी मैम। तो हम इससे क्या दो अर्थ लेंगे? मैम वनंतांत वनंतात वनंतात और वनंतात और वनंतांतात। दो अर्थ वनंतांतात। लिया हमने, एक बार अंत लगाना, दूसरी बार 2 बार अंत लगाना। ठीक है, तो वनंतात, वनंतांतात च प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीरश्च। अर्थ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आज विभव जी समझ नहीं आ रहा है आपको? जी दीदी। समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। क्या अर्थ लेंगे हम वनोरच वनः का? वनंतात। और हाँ दीदी। एक वनंतात लेंगे और दूसरा अर्थ प्रातिपदिक। नहीं, इसका मतलब आप अभी सुन नहीं रहे हैं। तदंतात। थोड़ा वो है नहीं वो। हाँ, वनंत तदंत। एक अर्थ लेंगे हम वनंतात और दूसरा अर्थ लेंगे हम वनंतांतात। वनंतांतात, ठीक है ना? वन है अंतिम में जिसके और वो है अंतिम में जिसके। क्लियर हुई मेरी बात? वनः का हमें 2 अर्थ लेना है, एक है वनंत और एक है वनंतांत। एक वनंत हुआ और एक वनंतांत अर्थ हुआ। ठीक है, वनंतांत। क्लियर हुई मेरी बात? जी हाँ हाँ मैम। जी जी जी। वैसे प्रातिपदिक से कौन सा प्रत्यय होता है? नीप प्रत्यय। हाँ, नीप प्रत्यय होगा। वाचा का क्या मतलब है? हाँ, अब बता रही हूँ। च का मतलब नीप प्रत्यय होता है, दूसरा बोला गया र च, ठीक है, और र होता है। ठीक है, र होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि ये किसको होगा? पूरे को हो जाएगा, वनंत पूरे को हो जाएगा, कि वन को हो जाएगा, कि वनंतांत को हो जाएगा, किसको होगा? तो र में कितने अल हैं? एक ही है मैम। एक अल देख रहे हो। जब एक अल होता है तो कौन सी परिभाषा सूत्र लगेगा? अनेकाल्शित सर्वस्य। अनेक अल हो तो सभी क्या कौन सा संपूर्ण के स्थान पे र में कितने अल हैं? एक मैम। तो मैंने जो बताया भी सूत्र अनेकाल्शित सर्वस्य, वो तो अनेक अल होगा तब ना सबके स्थान पर होगा। जी। तो ये यहाँ पर कौन सा परिभाषा सूत्र लगेगी? अप्रत्ययकाल प्रत्यय। ये क्या करता है? ये तो ये प्रत्यय क्या करता करता है? दिवेश, एक उसने बोल दिया गलत तो आप भी गलत बोल रहे हो। हाँ, अप्रत्ययकाल प्रत्यय संज्ञा सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है। मैम इससे पहले आपने बोला था ये विधि तदंतस्य से पहले एक परिभाषा बोली थी। यस, प्रत्यय विहित तदादेश तदंतस्य। ये तो अलग बात है, ये अलग चीज है। अभी क्या मैंने बताया है कि परिभाषा, देखिए परिभाषा अलग चीज है, परिभाषा सूत्र अलग बात है। परिभाषा प्रकरण में मैंने ये सूत्र पढ़ाया है आप लोगों को अभी इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। बताइए कौन सा सूत्र है? राममणि पाठक जी, कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र लगेगा परिभाषा सूत्र में? अलोन्त्यस्य पढ़ाता, शुद्ध्युपास्य पढ़ाते समय भी बताया था ना मैंने। दिवेश झा को भी बताया है, अंकित शर्मा को भी बताया हुआ है ना? जी मैम। तो अलोन्त्यस्य सूत्र है। अलोन्त्यस्य सूत्र क्या कहता है
खष्टि निर्देश अंतस्य अल आदेश स्यात्। हाँ, यदि एक अल है, सीधी सी बात, यदि एक अल है, ठीक है, तो वह अंतिम के स्थान पर होगा। दोनों चीज, यदि अनेक अल वाला आदेश है तो वह संपूर्ण के स्थान पर हो जाएगा, यदि एक अल वाला है तो वह अंतिम के स्थान पर होगा। इसमें मैंने आपको शायद उदाहरण भी दिया था मोटा और पतला कह करके, कि यदि कोई मोटा व्यक्ति है मान लो, या बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वो सबको हटा करके होंगे, एक अकेला से व्यक्ति है तो वो लास्ट भी उठा करके वहां पे बैठेगा। तो वैसे ही अनेक अल बहुत सारे हैं तो वो सबको उठा करके बैठते हैं, और एक अल में केवल एक अल है तो वो अंतिम के स्थान पर होगा, यानी कि किसको होगा, न को ही र होता है। क्लियर हुई मेरी बात? जी मैम। अब हम आते हैं, ये वन का मतलब क्या है। वन एक प्रत्यय है, ठीक है। वन का मतलब सामान्यतया वह प्रत्यय जिसके अंदर वन बचता हो। क्या बोला मैंने, कैसे प्रत्यय? सामान्यतः एक प्रत्यय जिसके अंदर वन शेष रहता है। हाँ, वो सभी प्रत्यय जिसके अंदर वन बचता हो। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक प्रत्यय होता है क्वनिप। कौन सा प्रत्यय है? क्वनिप। क्वनिप। क्वनिप में किसकी तो संज्ञा जाएगी? ककार। प की तो संज्ञा जाती है हलंतम से, ई की तो संज्ञा जाती है उपदेशे जनुनासिक। उपदेशे जनुनासिक इत से। बचता है हमारे पास वन। ठीक है, तो यानी कि क्वनिप हम ले सकते हैं। अगला लेते हैं हम, एक और प्रत्यय होता है वनिप। वनिप नहीं, वनिप। वनिप वनिप वनिप, ठीक है। इसमें भी आप देखिए हमारे पास क्या बचता है, इसमें भी हमारे पास केवल वन बचेगा। न की हम कौन सा सूत्र से कर देंगे? उपदेश। प की तो संज्ञा जाएगी हलंत्यम से, और लशक व तद्धिते से हम न की भी संज्ञा कर देंगे। बचता है, और ई की हम उपदेशे जनुनासिक से, बचता है हमारे पास वन। ठीक है, तो एक प्रत्यय हुआ था हमारे पास क्वनिप, और दूसरा प्रत्यय और थे वनिप। ठीक है, अगला एक और प्रत्यय होता है हमारे पास वनिप। क्वनिप, वनिप और वनिप। मैम मनिप हो जाएगा? नहीं, हमने केवल वो बोला है जिसके अंदर इतना बचता हो, वन। ठीक है, वनिप कैसे होगा? वनिप में भी देखिए क्या बचेगा, प की तो संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, ई की तो संज्ञा हो जाएगी उपदेशे जनुनासिक इत से, बचता है वन। क्लियर हुई आपकी बात? जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से हम वन प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय लेंगे? कौन कौन से प्रत्यय लोगे इसमें? वन से बनान। कौन से प्रत्यय लेंगे? वनिप और वनिप। वन से निप प्रत्यय। कौन कौन से बोलो? वनिप, क्वनिप, वनिप, वनिप, क्वनिप, वनिप। वनिप, बिल्कुल सही। ज्योति जी, कौन सा प्रत्यय लेंगे इससे, वन से? वनिप और वनिप। हाँ, वनिप, वनिप और वनिप, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये
तभी प्रत्यय हो जिसके अंतिम में। चलते हैं सभी के एक एक उदाहरण पे, ठीक है। मुअनिप के उदाहरण में, मुअनिप, ठीक है। तो मुअनिप प्रत्यय प्रत्ययांत शब्द जैसे सुत्वन शब्द है। क्या शब्द है हमारे पास? सुत्वन। क्या मैंने क्या शब्द बोला? सुत्वन शब्द। सुत्वन। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, शु धातु है, सुई धातु। हाँ, यज्ञ करने के अर्थ में सुई धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस धातु से क्या होगा, सुई धातु में क्या बचेगा? श सुई धातु में क्या बचेगा? श ये य की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा शु। ये समझ में आ गई कि नहीं? शु बचेगा, जी मैम। ठीक है। एक सूत्र है आपका क्या, तो सु यजोर मुनिप, को और यज धातु को मुनिप प्रत्यय होता है। पहले इसको धात्वादेश सह धातु के आदि के शकार को हम सकार कर लेते हैं, तो बचता है ये हो गया हमारे पास सु, ठीक है ना। इससे हम कौन सा प्रत्यय करेंगे? अब मुनिप प्रत्यय करेंगे। मुनिप प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है ना। मुनिप में हमारे पास केवल बचेगा वन। ह्रस्वस्य पिति कृतित्व के सूत्र है, ये कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय जहां पर हो, ठीक है, कृदंत प्रत्यय परे रहते हुए ह्रस्व को तुक का आगम होता है, तो इसे हम तुक का आगम कर लेंगे, ठीक है। सु, तुक और वन। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर क्या होगा, समझ में आ रही है कि नहीं? सुत्वन क्या बना हमारे पास शब्द? मैम ये ह्रस्व से पिति की तुक वाला एक मिनट समझा दीजिए। हाँ, पित परे रहते हुए या तो कृत परे रहते हुए, कृदंत प्रत्यय है ना ये, जी। तो पित परे रहते हुए या कृदंत प्रत्यय परे रहते हुए, कृत प्रत्यय परे रहते हुए ह्रस्व को, ह्रस्व धातु को तुक का आगम होता है, तो जिसको तुक का आगम होगा वह अंतिम में होगा, तो सु के अंतिम में हम तुक का आगम कर देंगे, क्योंकि इसमें क की संज्ञा जा रही है, इसीलिए आगम कित है, कित होने के कारण तुक के बाद में होगा। क्लियर है? जी मैम समझ गए। अब बचेगा हमारे पास सुत्वन। क्लियर हुई? जी मैम। जिस बच्चे को ना भी समझ में आया हो तो बस आप लोग इतना समझिए कि सुई धातु से हमने मुनिप किया तो बना हमारे पास सुत्वन, ठीक है। कौन सा प्रत्यय किया है हमने? मुनिप प्रत्यय, ठीक है। अब हमें हमारी विवक्षा हुई यहाँ पे स्त्री करनी, स्त्रीलिंग की, ठीक है, तो हम यहाँ पर नीप प्रत्यय करेंगे। स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर नीप प्रत्यय ही होगा। क्लियर है? सुत्वनी होगा ना मैम? हाँ, तो अब क्या होगा, हमने पहले ही बताया था वन से नीप प्रत्यय होता है और न को क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सुस्वर और इसके अंदर ई कर दीजिएगा, सुस्वरी बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आप देखिए सुई धातु से मुनिप करने पर सुत्वन बना है, सुत्वन से आपको अब नीप ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुत्वन में हमने वनिप प्रत्यय लिख किया था, ठीक है। वनिप प्रत्यय में वन बचता है, इसीलिए इससे नीप प्रत्यय होगा, और वनो रच सूत्र ये भी कह रहा है नीप तो होगा ही और र भी होगा, ठीक है।
यद्यपि ऋन्नेभ्यो ङीप सूत्र के द्वारा भी यहाँ पर ङीप की प्राप्ति थी। ऋन्नेभ्यो ङीप सूत्र के द्वारा भी यहाँ पर ङीप की प्राप्ति थी, या क्योंकि ये देखिए यहाँ पर नांत पद है ना, नांत होने के कारण यहाँ पर ङीप पहले ही हो जाता। फिर भी ये सूत्र इसलिए किया गया है कि इसमें र का विधान किया जाए। यदि ये सूत्र न होता तो र का विधान नहीं हो पाता। वनंत को ही र का विधान होता है। ये इस सूत्र का फल यही है। क्लियर हुई बात आपको? नीप की प्राप्ति तो आपकी ऋन्नेभ्यो नीप से ही होनी थी, किंतु ये सूत्र किस लिए किया गया है? किस लिए किया है हमने ये सूत्र? नांत को रखा कि न को हम र करेंगे, और वो र कहाँ करेंगे? जहाँ पे वन आदि प्रत्यय होंगे। क्लियर हुई? सूत्र में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं अति धीवरी, ठीक है, अति धीवरी में जो है क्वनिक प्रत्यय किया गया है। क्वनिक प्रत्यय करने पर हमारे पास बनता है धीवन। धीवन से नी प्रत्यय लेकर आइएगा, न को र कर दीजिएगा, धीवरी बन जाएगा। ठीक है। हाँ, इसमें बता रही थी कि वनंत का उदाहरण हो गया सुत्वरी, वन है अंतिम में जिसके, और वनंतांत का उदाहरण क्या होगा? तो अति सुत्वरी। ठीक है। विभव ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लूडो की आवाज बहुत आ रही है मैम। समझ रहे हैं, आ रहा है। समझ रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो अपने दोबारा माइक को देख और बंद लेते हैं करते ना हैं तो और अच्छे से समझ जाते हैं। क्या? कैसे? अभी भी समझ जाते हैं, फिर वीडियो को दोबारा देखते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है। अच्छा, तो YouTube पे देखते हैं आप वीडियो? वो क्या है ना, पुस्तक नहीं है सिद्धांत कौमुदी, अभी ला भी नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा वो ऑफिस में ही बंद हो गया है। हाँ, ये सभी के साथ अभी समझ में आए। ये दिक्कत। लघु सिद्धांत वाले पूरे याद हैं, वो पूरे कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी अष्टाध्यायी का है, या तो ये फोटो आपको भेज दूंगी, तो आप इस फोटो से सूत्र तो आपको याद रहेंगे, उसके सामने आप एक उदाहरण लिख लीजिएगा। हाँ, वही ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। तो वनो रच, इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हुई बात? वन हो वनंत और वनंतांत। ठीक है। मैंने उदाहरण आपको वनिप के दे दिए, क्वनिप के दे दिए। ठीक है। मैम इसमें थोड़ा धातु बता दीजिए। धीवरी में धा धातु है, दुधाई धातु। अच्छा, और शर्वरी में दुधाई धातु है। ठीक है। धारण करना, धारण और पोषण करना। समझ में आई? तो जो पोषण करने वाली, वैसे में हम धीवरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, दिक्कत? यहाँ पे मैम ये क्वनिक प्रत्यय होगा धीवरी बिल्कुल। में। और हाँ, क्योंकि आकारांत जो धातु होती है, आतो मनिप क्वनिप वनिपष्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्वनिप प्रत्यय इसके द्वारा होता है। जी मैम। और वहाँ पे वनि प्रत्यय सर्वरी में वनि प्रत्यय, यहाँ पे अभी सुत्वरी में जो मैंने बताया वहाँ पे वनिप प्रत्यय था जी। और शर्वरी में वनि प्रत्यय हो वनिप जाएगा। प्रत्यय है, वनिप प्रत्यय। कौन सी धातु सर? दृश्यन्ते से वनिप प्रत्यय हुआ। शर्वरी में धातु मैम श्री धातु, हिंसा के अर्थ में, हिंसा करने वाला, हिंसिका। क्लियर हुई? जी मैम। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे चलने हम। तो अगला इसके लिए निषेध कर रहा है सूत्र। कहा कि ठीक है, वनो रच वनंत में तो होगा र, किंतु एक बात हमको ध्यान रखनी है कि यदि हषंत धातु से, हषंत मतलब हर्ष प्रत्याहार हो अंतिम में जिस धातु के, ठीक है, हर्ष का मतलब कौन कौन से वर्ण हुए? हर की हर्ष प्रत्याहार हो अंत में जिसके, य व र।
य म गण न ज भ गणध जब गणध। हाँ, यानी कि सभी के है सभी अंतस्थ वर्ण, पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण, सभी के सभी अंतस्थ वर्ण, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण, इतने वर्ण हो जिसके अंतिम में, क्लियर है? उन धातुओं से यदि वनिप प्रत्यय होता भी है तो उससे हमें नीप प्रत्यय नहीं करना है, नहीं तो नीप प्रत्यय होगा और नहीं तो र आदेश होगा। क्लियर है? कौन सा सूत्र मैम, कौन सा सूत्र है ये निषेध करने वाला? ये वार्तिक है। वनो न कौन सा? हर्ष बनो न इति हर्षति बनो वनो न हर्ष इति वक्तव्यम। जी मैम। ठीक है, ठीक है। वनः र न, इसका मतलब क्या हुआ? वनः र नीप च न हर्षः, यानी हसंत धातु से वनिप प्रत्यय होने पर भी उस वनंत को हम र आदेश नहीं करेंगे, नीप प्रत्यय भी हम नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं कि धातु दी गई है हमारी ओंड्री धातु। कौन सी धातु है? ओंड्री धातु ओरणी, है। ओरणी कौन सी धातु। धातु है? ओंड्री, ठीक है। ओंड्री धातु से मैम हम लोग क्या नकार, करते हैं यहाँ नकार पर? नहीं होगा ना मैम? क्या? ओरणी, हाँ, ओरणी ओंड्री होगा ना मैम? न, जी। ओंड्री, ठीक है। ओंड्री धातु से अन्य जो भी दृश्यन्ते सूत्र के द्वारा हम लोग वनिप प्रत्यय करते हैं। कौन से सूत्र से हुआ? अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते सूत्र से वनिप प्रत्यय हुआ। इस वनिप प्रत्यय में क्या बचा? वन, वन बचा। पहले भी हमने बात की थी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस ओंड्री पर, ठीक है। एक सूत्र है आपका क्या कि विड वनोः अनुनासिकस्यात्। ये क्या कह रहा है कि विड और वन, विड और वन यदि प्रत्यय पर में रहेंगे तो जो अनुनासिक वर्ण है इनमें से उनको आ हो जाएगा। इसमें से ओंड्री में री की इत संज्ञा चली जाती है, बचता केवल ओण है, ठीक है ना। तो इस अनुनासिकांत जो ण है, इस ण को क्या हो जाएगा? आ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा? आ, ठीक है। और बचा ये हमारे पास वन, ओ आ और वन। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई कि नहीं? जी मैम। आ और वन। अब क्या होगा कि एक सूत्र है एचो यवा यावह। आप लोगों ने पढ़ा है, ओ के बाद आ रहते हुए क्या हो जाता है? अव आदेश हो जाता है ना। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अव आदेश कर देंगे। ठीक है। अवावन शब्द है, क्लियर हुई? अवावन शब्द में आप देख सकते हैं अंतिम में वन है। वन रहते हुए यहाँ पर किसकी प्राप्ति हो रही है? बोलिए। र की।
र की प्राप्ति र की और नीप की भी, नीप किंतु की यहाँ पर हम र और नीप नहीं करते नहीं हैं, करेंगे। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाब प्रत्यय हो जाएगा, दाव ठीक है। दाव बुहाभ्याम अन्य तरफ से। डाब पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्यों होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाब होगा, किंतु हम यहाँ पर नीप और र नहीं लिखेंगे। मेन अब आप समझिए कि यहाँ पर नीप और र नहीं हो रहा है, ठीक है। जी इस न की न लोपः प्रातिपदिकांत के सूत्र से लोप कर दीजिएगा, बनेगा अवावा। अब मेन हमारा था कि क्यों नहीं ये हुआ, तो आप देखिए हमारे पास क्या बचा था शब्द अव था ना हमारे पास शब्द। Yes, ma'am. या तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो धातु थी हमारी, क्योंकि ओण थी, क्या धातु थी हमारी, ओण धातु। तो ये हशंत धातु होने के कारण इसे हम नीप प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। ऐसे ही एक और आपका उदाहरण दिया जाता है कि राज युद्धवन। मैम क्या बनेगा, रूप क्या रहेगा पूरा? अवावा, अवावे, अवावाहा स्त्री में, ठीक है। और जब आप पुल्लिंग में चलेंगे तो अवावा, अवावानौ, अवावानम। जी, ब्राह्मणी राजयुद्ध। ये ब्राह्मणी का विशेषण है, ठीक है। तो ब्राह्मणी अवावा मतलब यहाँ पर ये हुआ कि शुद्ध ब्राह्मणी के अर्थ में हुआ, तो अवावा ब्राह्मणी का विशेषण है, ठीक है। अगला है हमारा राजयुध्वा। राजयुध्वा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं युद्ध धातु है। कौन सी धातु है, युद्ध। युद्ध धातु है। तो युद्ध धातु होने के कारण हशंत धातु है, ध हशंत है, इसीलिए यहाँ पर भी हमने नीप नहीं किया, र आदेश नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे उपपद समास है, राजानम योधितवान या योधितवती। इस अर्थ में हम क्या करते हैं, राजनी युधि क्रिय सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्वनिम प्रत्यय करते हैं, ठीक है। जब आप समास पढ़ेंगे तो समास में आप देखेंगे कि उपपद समास होता है, जहाँ पे तिङन्त आदि के साथ में समास हो उसको हम उपपद कहते हैं। तो राजन यदि उपपद में रहेगा तो युद्ध धातु से और क्रिय धातु से क्वनिम प्रत्यय होता है, राजन ठीक है। शब्द रहेगा। हाँ, सूत्र है राजनी युधि क्रिय। ये जो क्वनिम प्रत्यय होता है ये भूतकाल के अर्थ में होता है और कर्म में होता है, जी, ठीक है। तो इसमें हम राजयुध्वा बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि ये तो हमने समझा कि हशंत धातु, ठीक है। एक पक्ष है कि यदि बहुव्रीहि समास किया हुआ होगा तो बहुव्रीहि समास में विकल्प से नीप प्रत्यय होगा। मैं अगर नीप प्रत्यय बोलूं तो मतलब र भी आदेश होगा, वरना डाप हो जाएगा, जी, ठीक है। अब मैं र आदेश होगा अलग से नहीं बोलूंगी, बहुव्रीहि में विकल्प से क्या होता है, नीप प्रत्यय होगा। नीप प्रत्यय जिस पक्ष में होगा तो र आदेश होगा, डाप होगा तो र आदेश नहीं होगा, ठीक है। बहुव्रीहि हुआ सूत्र मैम। हाँ, बहुव्रीहि समासे विकल्पेन नीप प्रत्ययः रश्च आदेशः भवति, ठीक है, कि ये सभी चीजें विकल्प से होती हैं, क्लियर है। तो जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं बहुधीवरी,
बहुधीवरी, बहुधीवरी, बहवः धीवानः यस्यां नगर्याम। तो ऐसा करने पर बहुव्रीहि समास में हमारा बनता है बहुधीवन शब्द रहेगा, उससे नीप और र आदेश विकल्प से होगा तो बहुधीवरी भी बनेगा और बहुधीवा भी बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक और हम देते हैं। बहुत सारे पर्व आते हैं जिस मास में या फिर जिस तिथि में, ठीक है, तो हम वहां पर क्या बनाएंगे? बहूनि पर्वाणि बहूनि पर्वाणि यस्याम तिथ्याम सन्ति यस्मिन् मासे। मासे तो हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें स्त्रीलिंग में विवक्षा है। यस्याम तिथ्याम, अगर हम ऐसा बनाते हैं तो क्या बनेगा? बहु पर्वन शब्द है, आप इससे प्र आदेश करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुपरवड़ी होगा, बहुपरवा। परवाणी शब्द है ना, तो मैम यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको र आदेश नहीं करना है। परवाणी आ गया ना मैम, तो हसंत हो गया। हसंत धातु तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ मैम, हाँ, तो आपको एक चीज अब ध्यान रखनी है कि ये जो हमने वार्तिक किया गया है बहुव्रीहवा बहुप्नी पर्वाणी यस्याम नगर्याम, इस उदाहरण में नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं? पर्वन शब्द में अन का लोप कर देते हैं। ठीक है, तो पर्वन शब्द में, हाँ पर्वन शब्द में, हाँ, यहाँ पे आपका ये उदाहरण नहीं लगेगा। ये उदाहरण वही लगेगा जहां पर कि उपधा का लोप हो जाता हो। यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर उपधा का लोप नहीं होता है। समझ में आई? यहाँ पर उपधा का लोप नहीं होता है, इसीलिए ये उदाहरण यहाँ पर नहीं लगेगा। समझ में आई? कहाँ पर मैम? यहाँ पर बहुनी परवाणी श्याम नगर्याम। बताती हूँ। देखिए, राज युद्धवन, देखिए बहुधीवन शब्द में अल्लोपोनः सूत्र के द्वारा इस अन का लोप होता है, हो सकता है अगर आप स्वादि में जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन बहुपर्वण में अभी नहीं रखते हैं, फिर आगे नहीं कर देंगे। यहाँ पे इस अन का लोप नहीं होगा अगर आप स्वादि विभक्तियों में जाएंगे तो, ठीक है। वहां पे पर्व पर्वणी परवाण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, र और व ये संयोग में है, तो संयोग में रहने के कारण सूत्र है न संयोगांत वमंतात के द्वारा इस अन का लोप नहीं होता है। इससे मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि बहुव्रीहवा सूत्र वही लगेगा जहां पर आप अल्लोपोनः सूत्र के द्वारा अन आदि का लोप करते होंगे स्वादि विभक्तियों में। समझ में आई? जहां पे अल्लोपोनः सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी वहां पर इसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी, ये ध्यान देना है। जब मैम प्रसिद्ध रहता है, जब हम लोग बधाई देते हैं पर्वन शब्द को लगाकर, तो वहां पे अन का लोप होता है, नहीं होता है? पर्व पर्वणी परवाणी ऐसा रूप बनता है नपुंसक लिंग में जी, ठीक है। लेकिन वैसे जो हम देखें पर्वणी आदि जगहों पे तो अन का लोप आप नहीं करेंगे, पर्वणः इस जगह पर लोप नहीं होगा। जी जी, ठीक है। तो यहाँ जहां पर अल्लोपोनः सूत्र के द्वारा उपदा अन का लोप नहीं होगा जी, ठीक है, वहां पर तो वहां पर इस बहुव्रीहवा सूत्र की भी प्रवृत्ति नहीं होगी जी, ठीक है, ये बताया गया है। क्लियर हुई? ऐसा इसमें महाभाष्य में कहा गया है।
तो हम यहाँ पे बहुनी परवाणी या श्याम तिथ्याम में नहीं होगा ना अन का? नहीं, यहाँ पे आपको बहुपरवाही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुपर्वणी या बहुपरवरी ऐसा रूप नहीं बनाएंगे आप। बहुपर्व से। ठीक, हाँ, बहुपरवा डाक। ठीक है, अगले सूत्र पे चलते हैं हम लोग। पादोन्य तरस्याम। जी। पादोन्य तरस्याम। पादोन्यत्रस्याम। हाँ, ये कह रहा है पाद शब्द से क्या होता है? युक्त समास। एक मिनट देखिए, नीच प्रत्यय होगा विकल्प पाद शब्द से। देखिए, पादोन्य तरस्याम सूत्र है 8वें नंबर का सूत्र। ठीक है, इससे क्या होगा? विकल्प, इससे अन्य तरस्याम। ठीक है, विकल्प से नीप प्रत्यय होगा। ठीक है, तो क्लियर हुई आपके पास? जी। इसमें नीप प्रत्यय होता है और वो कैसा होता है? विकल्प पाद से शब्द। होगा। पाद शब्द में ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग करते हैं कि द्वौ पादौ यस्याः। ठीक है, दो पैर हैं जिसके। दो पादौ यस्य। ठीक है, तो ऐसा करने पर हम क्या बनाएंगे? द्विपदी। क्लियर है? मैम द्वौ पादौ यस्याः। हाँ, दो पैर हैं जिसके। जी। ठीक है, जिस स्त्री के। ठीक है, या चार पैर हैं जिस गाय के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नीप प्रत्यय आप विकल्प से कर सकते हैं। तो एक बार तो आपका बन जाएगा चतुष्पदी, द्विपदी, और दूसरी बार आपका क्या बन जाएगा? चतुष्पाद या द्विपाद। क्लियर है? चतुष्पाद में द का तो हो जाएगा ना? हाँ मैं एक बार और समझा दो इसको थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बता रहा है कि इसको नीप प्रत्यय होता है विकल्प से। एक बार नीप प्रत्यय होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है, जिस बार नीप प्रत्यय आप करेंगे उस बार आप पद आदेश कर देंगे। ठीक है, और जिस बार आप नहीं करेंगे उस बार तो वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप नीप प्रत्यय करेंगे तो एक बार बनेगा द्विपदी, एक बार बनेगा चतुष्पदी, और जो दूसरी बार क्या बन जाएगा आपका? द्विपाद, चतुष्पाद। जी मैम। फिर क्लियर है? कृत समासांतः क्यों कहा गया इसमें? क्या? कृत समासांतः। हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि ये कब लगता है? तो समासांत से लगता है, कृदंत प्रातिपदिक से लगेगा। मैम विकल्प से जहाँ पर गीप होगा तो वहां बनेगा द्विपदी चतुष्पदी। हाँ। जहाँ गीप नहीं होगा तो वहां द्विपाद चतुष्पाद। तो मैम कोई प्रत्यय तो होगा या फिर द्विपाद शब्द शेष रहेगा बस? नहीं, उस दूसरी बार में कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। यही भ्रम है। ठीक है, हाँ, क्लियर हुई बात? जी। कृत समासांत तदंतात प्रातिपदिकात क्लियर हुआ? ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमने समासांत प्रत्यय किया हुआ हो, जैसे समासांत कहाँ होगा? तो जैसे अभी आप कर रहे हैं, जैसे द्वौ पादौ यस्याः। ठीक है, ये समासांत हुआ। यदि आपने कृदंत आदि प्रत्यय किया है, जैसे सुपाद आदि पद में हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम कहेंगे कृदंत, या तो वह प्रातिपदिक कृदंत होना चाहिए या तो वह प्रातिपदिक समासांत होना चाहिए। उससे ही क्या हो जाएगा
नीप निप प्रत्यय होगा प्रत्यय विकल्प। होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। ये कौन सा सूत्र कहता है? ये कह रहा है पादोन्तरस्याम। पादोन्यतरस्याम। ठीक है, अगला ठीक सूत्र ठीक। हमने पढ़ लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। टावृचि। तावृचि। हाँ, ये कह रहा है बिल्कुल होता है, नीप प्रत्यय होता है, किंतु यदि वही पाद शब्द ऋचावाची शब्द रहेगा तो, यदि वह ऋचा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऋचा आप जानते हैं मंत्र को कहते हैं, अगर वहां के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसमें टाप प्रत्यय करना है, नीप प्रत्यय नहीं करना है। क्लियर है? यदि ऋचा का वाचक है तो वहां पर आप क्या करेंगे? टाप प्रत्यय टाप करेंगे, प्रत्यय। न कि नीप प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि द्विपदा ऋक। त्रिपदा एकदा। क्लियर है? हाँ, एक पदा, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, जी। जी मैम। अब कहा गया न षट सहस्रादिभ्यः, किंतु यदि षट, ये तो अब आपका पाद शब्द के लिए हो गया। अब अगला है कि षट, अभी हमने क्या पढ़ा था? ऋन्नेभ्यो ङीप। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं न षट सहस्रादिभ्यः, ये किसका निषेध कर रहा है? आपने जो ऋन्नेभ्यो ङीप पढ़ा था, ऋन्नेभ्यो ङीप में हमने पढ़ा था नांत से ङीप प्रत्यय होता है, उसका जी। निषेध कर रहा है कि लेकिन षट संज्ञक सूत्रों से, सॉरी, षट संज्ञक शब्दों से और सहस्रादि गणों में पठित शब्दों से, समझ में आई? षट संज्ञक शब्दों से और सहस्रादि गणों में पठित शब्दों से नीप प्रत्यय नहीं होगा। तो मैम वहाँ क्लियर है? ऋन्नेभ्यो गीत में तो केवल ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों से हाँ, स्त्रीत्व और विवक्षा में षट संज्ञा किसकी होती है? स्नान्तः। स्नांतास। स्नांतासत। स्नान्तः ये सर। क्या बोल रहा है? शांत और नांत की। जी। जी ठीक है, जी तो अभी जो आपने नांत पढ़ा था ना, तो उन नांतों में जिसकी षट संज्ञा हो जाएगी उसमें आपको जी नहीं मैम। करना है। ठीक है, या फिर जो आपने ऋकारांत पढ़ा था, तो ऋदंत में आपको ध्यान रखना होगा कि वो सहस्रादि गण में पठित नहीं होना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात? मैं देख रही हूँ अगर आपको सहस्रादि गण दिखा सके तो। स्वश्री, ननांद्री, दोहित्री आदि इसमें शब्द पढ़े गए हैं। स्वश्री नप्त्री निष्ठी वही ना दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्वश्री नप्त्री हाँ, निष्ठी छत्री होत्री पोत्री आप प्रशास्त्रीणाम। लोगों को पता ही है, इसका मतलब है। जी मैम। ठीक है, तो इसकी फिर आगे इसका मतलब आवश्यकता नहीं है। नहीं मैम। मैम ये वाला ठीक, सूत्र तो गीप तो और टाप का निषेध करता है। गीप टाप ये होना। नीप, हाँ, ये निषेध कर रहा है, बिल्कुल। ये इससे ना तो टाप होगा और टाप की तो प्राप्ति ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है ये नीप का निषेध कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसीलिए मैम सूत्र में पहले का न षट सहस्रादिभ्यः। हाँ, न षट सहस्रादिभ्यः, षट संज्ञक सूत्रों से और सहस्रादि गणों में पठित शब्दों से क्या होता है? उनमें हम प्रत्यय नहीं होता। नीप प्रत्यय नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए, स्वसा कहते हैं बहन को, तो हम स्वस्त्री आदि नहीं बनाते, सीधा स्वसा स्वसारो स्वसारः आदि ही बनाते हैं। नप्ता नप्तारो नप्तारः बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इसी प्रकार से मैम यहाँ आप पे देख ये सकते हैं कि क्या
इसमें पंच स्वसाच चतस्र स्रष्ट ये उदाहरण दे रखा है। ननंदा दुहिता तथा तो मैम इसमें अब हम पंच, यथा माते ते सप्ते ते अरे सुस्तमे उदाहरण। हाँ मैम इसमें हमारे में उदाहरण पंच और चतस्रा दे रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चतस्री जो है वे वो पढ़ा है सस्रादि गण में, और पंच शब्द पढ़ा है आपका ये षट संज्ञक सूत्रों में, ठीक है ना। तो षट संज्ञक क्योंकि पंचन शब्द है, नकारांत है पंचन, ठीक है ना, तो उससे आपको कोई प्रत्यय नहीं करना है। पंच से आप पंची नहीं बनाएंगे क्योंकि पंचन शब्द है, ठीक है। जी जी, वैसे का क्लियर वैसे हुई? ही रहेगा तो नहीं, वैसे हाँ का वैसे ही बिल्कुल। रहेगा, नहीं बंदे। ठीक हाँ है। अब पंची यहाँ पे रहेगा या थोड़ा पंचन? पंच चतस्रः है ना। वैसे पंचन ही रहेगा क्या? पंचन में न का लोप कर दीजिए आप, ठीक है, दोनों से हो सकता है। न पंच लोपा सुप्तर संज्ञा तुक विदिशु प्रतीक से भी हो जाएगा, और न लोपा प्रातिपदिकांत से प्रायः न लोपा प्रातिपदिकांत से होगा, ठीक है। न लोपा वाली अभी मैं बताऊंगी कि कब होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप लाइन को देख लीजिए। पंच इत्यत्र न लोपे कृतेपि, दिख रहा है? जी पंच इत्यत्र दिखा, पंच इत्यत्र, जी मैम। पंच इत्यत्र न लोपे कृतेपि श्नान्ता षट् इति षट् संज्ञां प्रति न लोपः सुपस्वर संज्ञातुक विधिषु इति न लोपस्य असिद्धत्वात् न षट् सस्रादिभ्यः इति न टाप। ये एक अलग से लाइन लिखी है। हाँ, ये क्या बता रहा है कि पंच शब्द में हमारे पास पंचन शब्द था, ठीक है। हम क्या लेकर आए? जस विभक्ति आदि लेकर आए, ठीक है। जस या शस परे रहते हुए जस और शस का लुक हो जाता है, और यहाँ से नकार का भी लोप हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जिस समय नकार का लोप आपने कर दिया, ठीक है, जब आप न का लोप करते हैं तो वो श्नांता षट से षट संयुक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब तो न बचा नहीं। तो अब आप नीप क्यों नहीं कर देते? मेरी बात समझ में आई? जी मैम। जब आपने न का लोप कर दिया है तो, और न का लोप जो है वो त्रिपादी में पठित सूत्र है, ठीक है ना, और श्नांता षट जो है प्रथम अध्याय में ही पढ़ा हुआ सूत्र है। तो इसका मतलब जो त्रिपादी का सूत्र है वो तो असिद्ध हो जाना चाहिए, है ना। तो जब हम श्नांता षट पढ़ेंगे तो हमें वह नांत नहीं दिखेगा। समझ में आई? तो यही बताया गया है कि न लोपी कृतेपि, न लोप करने पर भी श्नांता षट इति षट संज्ञा के प्रति न लोप सुस्वर संज्ञातुक विधिषु, इससे जो न लोप है वह असिद्ध ही रहेगा। ध्यान रहे, ये कह रहे न का लोप हो गया है, तो कहा कि नहीं, न का लोप जो है वह असिद्ध दिखेगा, क्योंकि न लोपा सुपसर संज्ञा तुक विधिषु कृति, ये जो सूत्र है ये कहाँ पर पढ़ा गया है? ये सूत्र त्रिपादी का है। में पढ़ा गया। और जैसे ही श्नांता षट सामने आएगा तो उसको न लोप से न लोप दिखेगा ही नहीं, उसको न दिखेगा वहां पे, इसीलिए वो कहेगा कि इसकी षट संज्ञा ही होगी। क्लियर है? प्रकार से हम इससे न षट सहस्रादिभ्य, इससे न टाप होगा और न ही नीक, ठीक है। क्लियर है? जी जी। हम्म, 3 सूत्र बस हम लोग आज और कर लेते हैं, कर लें? एक बजने वाला है। आज कोई क्लास है? क्लास तो नहीं है। पढ़ना है? हाँ हाँ जी पढ़ना है। ठीक है।
अच्छा, अंकित शर्मा बोल रहे हैं कि उनकी क्लास है हिंदी की। ओ, शर्मा सर भी क्लास ले क्या? विभाग अध्यक्ष भी हो सकते हैं क्लास में। आज अभी तो संडे को? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है प्रणाम दीदी, दीदी। प्रणाम हाँ दीदी। ठीक, ठीक है, सभी प्रणाम को मैम। धन्यवाद। प्रणाम मैम। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए, सभी को आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। विभा भैया का मन भी नहीं था आज। कक्षा लेने का। हाँ खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है, आज यहीं पर लीव कर देते हैं, आप लोग अपने आप लीव कर दीजिएगा, ठीक है? जी, ठीक है, धन्यवाद आप। भाई जी, छै क्लास क्लास। पढ़ना तो पड़ेगा ना। कितना वयस है? है ना, यही ना।